Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्रणाम सर। प्रणाम बेटा। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, बताइए आपको आवाज अच्छे से आ रही है? Yes, sir. सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। एक बार बच्चे आ जाएं फिर शुरू करते हैं, है ना? चलिए बच्चा शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि तुल्य कंडक्टिविटी, तुल्य चालकता ना, तुल्य ऊष्मीय चालकता, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब अगर हम दो छड़ों को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर दें, हमारे पास दो रॉड हैं, उनको एक बार सीरीज में करेंगे, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर हम उन देखेंगे उनका तुल्य इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आता है। तो नंबर 1 हम डालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रोड्स। तो बच्चा ये दो छड़ हैं अपने पास, इन दोनों छड़ों का अनुप्रस्थ काट समान है, लेकिन लंबाई चलो अलग अलग दिखा देते हैं, लेंथ अलग अलग है। तो बच्चों पहली छड़ की लंबाई जो है वो L1 है, दूसरी छड़ की लंबाई L2 है। पहली रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और दूसरी रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। यहाँ पर T1 टेम्परेचर मेंटेन किया, यहाँ पर T2 टेम्परेचर मेंटेन किया। बच्चों आप तो इनको दो प्रतिरोध मानकर सॉल्व कर लो कि ये दो है ना प्रतिरोध है, दो रेसिस्टेंस है और दोनों सीरीज में है। अब बताओ जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2 होता है ना। तो यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 आ जाएगा। हम तो इन दोनों छड़ों को दो प्रतिरोध मान लेते हैं। अब बच्चों याद करो कल के लेक्चर में बताया था R क्या होता है? R होता है L/Ka, ये लिखा हुआ देखो। तो यहाँ पर R को लिख देंगे L/Ka। बेटा इन दोनों छड़ों को हटाकर जब एक सिंगल छड़ लगाएंगे ना तो उसकी लंबाई होगी L1 प्लस L2 और अनुप्रस्थ काट तो सभी का समान ही है, क्रॉस सेक्शन का सेम है। पहली छड़ का R आएगा L1/K1A। बेटा A समान है इसलिए A मैंने A लिखा है, A1 A2 नहीं लिख रहा। और दूसरी रॉड का होगा L2/K2A। तो बेटा A तो कट जाएगा क्योंकि सेम है ना, और इसे सॉल्व करके हम K निकाल लेंगे। तो तुल्य कितना आएगा बेटा? इसको सॉल्व करो, ये आएगा L1 प्लस L2/L1/K1 प्लस L2/K2। ये आ गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तुल्य ऊष्मीय चालकता।
हाँ, इसमें एक स्पेशल केस हम बना देते हैं, अगर दोनों छड़ों की लंबाई भी बराबर कर दें, स्पेशल केस, तो बेटा L1 और L2 को L लिख दो और बताओ फिर K कितना आएगा। बोलो। 2K1 K2 upon K1 plus K2. करेक्ट। तो अगर हम L1 और L2 को बराबर कर दें तो हमारा K आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो बच्चों अगर दो रॉड सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का ये फार्मूला होता है, आप इसे याद भी कर लें और कॉपी भी कर लें, ठीक है। चलिए इसके बाद हाँ बेटा बोलो। सर ये के के ऊपर जो L1 प्लस L2 है ये कहाँ गया सर, जब आप ब्रैकेट में लिखे तो? अरे नहीं दिखाई दिया, इधर देख बेटा, ये L1 प्लस L2 यहीं पर है, ये वाला K इधर चला गया और ये पूरा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 इसके नीचे आ गया। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। हाँ, हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं ना, K कटने के बाद L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, A कट जाएगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा L1 प्लस L2 के, और ये वाला K ऊपर चला जाएगा। सर थैंक यू सर। लिख लो जब बताना है ना। सर। ओके, चलो लिखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस बार हमारे पास दो छड़ हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इस बार दोनों की लंबाई बराबर लेंगे लेकिन अनुप्रस्थ काट अलग अलग लेंगे। देखिए, एक छड़ थोड़ी पतली है, दूसरी छड़ थोड़ी मोटी है। इधर का तापमान T1 रखा, इधर का T2, और दोनों छड़ की लंबाई सेम है, दोनों का कंडक्टिविटी अलग अलग है बेटा, K1 K2, और अनुप्रस्थ काट भी अलग अलग है। ऊपर वाली रॉड का अनुप्रस्थ काट A1 है क्रॉस सेक्शन, नीचे वाली रॉड का क्रॉस सेक्शन A2 है। अब बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे? एक मिनट, ये किसी का माइक ऑन है। तो सॉल्व हम ऐसे करेंगे बेटा, हम मान लेते हैं ये दो प्रतिरोध तार है, दोनों समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 आता है ना, इसको यूज करेंगे हम। अब याद रखना, यहाँ पर जो r का फार्मूला है वो है L/Ka, उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा Ka/L। लेकिन बेटा जब हम दोनों छड़ को हटाकर एक छड़ को लेकर आएंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट आपको A1 प्लस A2 लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर A1 प्लस A2 लिखना पड़ेगा अपन को, है ना। L/Ka होता है बेटा, वही लिखा है मैंने। R1 क्या होगा? R1 होगा L1/K1A1। अच्छा, L1 को L लिखेंगे क्योंकि L तो सेम है ना, हाँ। और R2 होगा L2/K2A2, और L2 को वापस L लिखेंगे, तो बेटा L तो कट गया, तो हमारा इस बार K आ जाएगा K1A प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। लिखो बेटा, और स्पेशल केस में दोनों का अनुप्रस्थ काट समान मान लो, और बताओ कितना आएगा अगर हम अनुप्रस्थ काट को समान मान लें। K1 plus K2 by 2. K2 by
K1 प्लस K2/2, शाबाश। तो यहाँ लिख देते हैं, अगर दोनों का अनुप्रस्थ काट समान हो तो आएगा K बराबर K1 प्लस K2/2। ये भी लिख लो। तो बच्चों ये दो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके हो गए। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। बच्चा हमारे पास दो, एक सिलेंडर है अपने पास, बेलनाकार छड़ है, उसकी त्रिज्या R है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। बेलनाकार छड़ है, इस तरह से डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मुझे। इस तरह की बेलनाकार छड़ है ना बच्चा। इस बेलनाकार छड़ के ऊपर इसकी कंडक्टिविटी K1 है और इसकी त्रिज्या R है, R। इसके ऊपर हमने एक और परत चढ़ा दी 2R त्रिज्या का। एक मिनट बेटा, ये देखो, सही बन गया डायग्राम। तो बेटा अंदर वाली जो छड़ है उसकी त्रिज्या R है, ये R है, और जो बाहर वाली परत है उसकी R से लेकर 2R तक वो है। अंदर वाली जो छड़ है बेटा उसकी कंडक्टिविटी K1 है, लेकिन जो बाहर वाली परत है उसकी कंडक्टिविटी K2 है। और ऊष्मा जो है ना वो लेफ्ट से राइट में जा रही है ना, बाएं से दाईं तरफ ऊष्मा जा रही है। आप मान लो यहाँ पर T1 टेम्परेचर है और यहाँ पर T2 टेम्परेचर है, आप ये मान लो। बच्चों ये बताओ, ये दो छड़ों का कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल?
पैरेलल पैरेलल शाबाश, पैरेलल है बेटा, सीरीज है। सीरीज में तो एक के बाद दूसरा होता ना। तो आप इसका मुझे बता दो तुल्य के इक्विवेलेंट कितना होगा, तुल्य चालकता कितनी होगी, आप मुझे बता दो। थोड़ा कोशिश करो, अच्छा लगेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। सर। बोलो। सर बाएं से दाएं मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? बेटा मैंने बोला भी था, पहले इंग्लिश ही बोली थी, लेफ्ट टू राइट। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तू लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट करेगा तो भी के पर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, समझ। तो बेटा के इक्विवेलेंट पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट टू राइट हीट जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है ना। यस सर। जिसका आंसर आ जाए एक बार वो लिख दो बेटा। हाँ, चैट बॉक्स में खोल लेता हूँ। हाँ, नम्रता ने सबसे पहले लिखा K1 प्लस 3K/4। मुझे लग रहा है नम्रता बेटा 3K2 लिखना चाहते थे, है ना, K2 रह गया। हाँ, अरे हाँ, तुमने सही कर दिया बाद में, ठीक है। मनीष का भी यही है, K1 प्लस 3K2/4। आकाश का भी यही है, और सही जवाब भी यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आज की शुरुआत अच्छी हुई है। तो बच्चों मैं सॉल्व कर दूं। देखो आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये दो छड़ों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो K बराबर आएगा K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। बच्चा अंदर वाली छड़ का क्रॉस सेक्शन कितना है? बोल दो, लिखो मत इस बार, लिखोगे तो मुझे चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा। अंदर वाली छड़ का क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा? आवाज नहीं आई। अरे यही बच्चे बोल दो ना जिन्होंने सही जवाब दिया है, कम से कम गाड़ी तो आगे बढ़े। मेरी आवाज आ रही है? तो बताओ अंदर वाली छड़ का क्रॉस सेक्शन कितना है? πr²। हाँ शाबाश, तो A1 πr² हो गया। और बाहर वाली छड़ का π3r²। मैं भी हाँ माइनस करता हूँ। बेटा बाहर वाली जो छड़ है ना उसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। लेकिन उसमें से πr² क्षेत्रफल तो अंदर वाली रोड ने घेरा हुआ है ना, तो बाहर वाली जो परत है वो r से 2r तक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन आएगा इतना, यानी कि 4πr² माइनस πr²। तो यहां आएगा 3πr² डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 आएगा πr² प्लस 3πr²। तो बच्चों इसे सॉल्व कर लो आप, तो हमारा आंसर आएगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। और कोई डाउट हो तो पूछो। तो बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, और इसमें ध्यान ये वाली बात देनी थी कि जो बाहर वाली परत है ना उसका क्रॉस सेक्शन 4πr² नहीं है, उसमें अंदर का πr² माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल तो अंदर वाली रोड ने घेरा हुआ है ना, इस वजह से।
चलो और क्वेश्चन करते हैं। बेटा हमारे पास एक छड़ है, उसका अनुप्रस्थ काट है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रॉड है हमारे पास, सिंपल रॉड है, इसका अनुप्रस्थ काट है बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी कंडक्टिविटी है 200, है ना। इसका यूनिट था वॉट पर मीटर केल्विन। ये मीटर इंटू केल्विन लिखा है नीचे जो मैंने लिखा है ना। बेटा इस छड़ का लेफ्ट एंड गरम गरम पानी में, उबलते हुए पानी में रखा, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 0 होता है, सॉरी 100 होता है, और इसका दूसरा जो सिरा है वो बर्फ में रख दिया, बर्फ का टेम्परेचर 0 होता है। दोबारा से बोल रहा हूं, इसका जो लेफ्ट एंड है वो खोलते हुए पानी में रखा 100 डिग्री पर, राइट वाला बर्फ के पानी में रख दिया 0 पर। इसका के दे रखा है बेटा 200 और अनुप्रस्थ काट 4 और लंबाई हमें इसकी 40 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, है 1 मीटर नहीं है, 40 सेंटीमीटर लंबाई। बच्चों ऊष्मा गरम गरम पानी से ठंडी ठंडी बर्फ में जाएगी ना, और बर्फ को मेल्ट करेगी, बर्फ पिघलने लगेगी, ऊष्मा आएगी। तो क्या बता सकते हो 1 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी? हाउ मच आइस विल मेल्ट इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी, बस ये बता दो आप तो मुझे। गर्म पानी से ऊष्मा बर्फ की तरफ जाएगी और वो ऊष्मा जाकर बर्फ को मेल्ट करेगी, तो 1 मिनट में कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी ये बताना है। किलोग्राम तक तो नहीं पहुंचेगी बात, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? किलोग्राम आएगा या ग्राम आएगा? किलोग्राम ज्यादा नहीं हो गया? एक बार चेक कर लो बेटा यूनिट्स को, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो।
हाँ, तो ये बच्चे जो ग्राम में बोल रहे हैं ना, ये सही लग रहा है। जैसे मनीष का है 3.57 ग्राम, भाविया का है 3.5 ग्राम, तो ये ग्राम वाले बच्चे ठीक है। आंसर लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो अपन देख लेते हैं, है ना। तो बच्चों देखो, सॉल्यूशन करते हैं। बेटा हीट फ्लो करेगी तो रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लो पहले। रेट ऑफ हीट फ्लो होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये होता है के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल। के आपको 200 दे रखा है, क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गड़बड़ हो सकती है आप लोगों से। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 100 है और लंबाई है 40.4। ये 0.4 से 4 कट गया और 10 ऊपर गया तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो तो पहले ही उड़ गई, तो ये आ गया 20 जूल पर सेकंड। बच्चा हमें 1 मिनट में ऊष्मा निकालनी है, तो 1 मिनट में ऊष्मा निकालनी है तो समय से गुणा कर दो। कितना समय है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 1200 जूल। अब डेल्टा क्यू बराबर एम एल होता है, तो एम बराबर आएगा डेल्टा क्यू बाई एल। बेटा ये एल विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, और पहले वाला जो एल था वो लंबाई थी, तो उसको मैंने स्मॉल एल बना दिया और कैपिटल एल को गुप्त ऊष्मा। तो 1200 जूल है, तो बच्चों कैलोरी में भी तो बदलना पड़ेगा, तो 1200 जूल को कैलोरी में बदलूंगा तो आएगा 1200 अपॉन 4.2। तो ये कैलोरी में बदल गया। बेटा ये सब ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें, अब फिजिक्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, अब क्या करें। तो ये 1200 अपॉन 4.2 कैलोरी हो गया। गड़बड़ हो रही है स्क्रीन पर। और एल कितना होता है? 80, लेकिन 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, इसलिए हमारा आंसर ग्राम में ही आएगा। तो बच्चों अब कैलकुलेशन करना बाकी है बस। 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। अच्छा ये तो पूरा कट रहा था, 2 से कट रहा था। 15 अपॉन 4.2, ये क्या हो रहा है पेन को? तो बेटा 15 अपॉन 4.2 करो, इतना सा भाग दो चलो, और देखो आपने जो बताया वो सही था क्या? कुछ और बच्चे भी बता दें तो कंफर्म हो जाएगा एक बार। Yes, sir. 3.57 hour. वेरी गुड। तो हमारा आंसर आ गया 3.57 ग्राम। किलोग्राम नहीं है बेटा, ग्राम है। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। चलो इसे लिखो। सर 4.2 इंटू 80 कहाँ से आया? ये वाला समझ में नहीं आया। दोबारा बोल, कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल। सर 4.2 इंटू 80 है ना, तो वो 80 कहाँ से आया? मतलब अरे वो मेरा क्या भैया, एल की वैल्यू होती है ना 80 कैलोरी पर ग्राम, भूल गया क्या? ओए, लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये वो वाला 80 है। यस सर।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें है ना बाकी कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से कर लेना। मैं हिंट दे रहा हूं। जैसे आपसे कहा एक छड़ है, मान लो ये कोई एल्युमिनियम रॉड है। यार एक तो ये परेशान कर रहा है थोड़ा। ये एल्युमिनियम रॉड है और उसके आगे यार है ना एक अच्छा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बन ही नहीं रहा डायग्राम। हम्म और चलो है ना अलग से इसको ही समझा देते हैं। बच्चों ये 4 छड़ों से बना हुआ एक आकृति है। ये 4 छड़ है जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये 4 रॉड है। यहां से ऊष्मा गई, ये टेम्परेचर T1 है और यहां से बाहर निकलेगी तो हीट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इसमें इधर जाएगी और इसमें इधर जाएगी। इसमें इधर जाएगी, ठीक है। अब बच्चों एक रॉड हमने बीच में और लगा दी, मान लो। एक मिनट, थोड़ी देर पेशेंस रखना है, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहां पर एक रॉड और लगा दी ऐसे। ओके, आज बेटा स्क्रीन थोड़ी सी कुछ गड़बड़ चल रही है, बहुत कम होता है। हाँ बच्चों, इस रॉड को लगाने के बाद आपको ये डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी में किससे मैच होता हुआ लग रहा है? सर वो कुछ तो हीट सोचो यार। हीट स्टोन Heat is stored. यस करेक्ट। तो बच्चों अगर मान लो इस वाली रॉड की कंडक्टिविटी K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है और बीच वाली रॉड मान लो K5 है। और अगर मान लो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 हो जाए, तो याद है आपको P अपॉन Q बराबर R अपॉन S जब होता था तो बीच वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होता था, याद है? यस सर। Yes, sir. तो Yes, बच्चों sir. यहाँ भी जो 5वीं छड़ है बीच में वर्टिकल रॉड है, उसमें कोई करंट यानी कि हीट फ्लो नहीं होगा, उसमें हीट फ्लो नहीं होगा। तो बीच वाली रॉड में हीट फ्लो कब नहीं होगा? जब R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 होगा। और बच्चों R जो होता है वो K का इनवर्स होता है, तो R1 अपॉन R2 आएगा K2 अपॉन K1 और R3 अपॉन R4 आएगा K4 अपॉन K3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि K1 इंटू K4 और K2 इंटू K3 बराबर हो जाए तो बेटा बीच वाली रॉड में कोई हीट फ्लो नहीं होगा। बस आप तो क्वेश्चन मत मानो इसको, है ना, कोई डिस्कशन मान लो आप। तो ये लो क्वेश्चन हटा दें, ये कोई डिस्कशन है, आप तो ये मान लो बस और इसे कॉपी कर लो। आप लिख लेना, बीच वाली रॉड में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी यदि, और यदि के बाद ये कॉपी कर लेना। There will not be any heat flow in 5th rod if
लो सर। हो गया? सर K1/K2 नहीं लिख सकते? K3/K4? अरे बेटा, तुम कभी कभी बिल्कुल क्यों नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह बात करते हो? मेरा बच्चा इसको भी उल्टा करेगा और इसको भी उल्टा करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? हैं? सेम ही आएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन बेटा ये क्यों पूछा? ये तू भी जानता है ये सेम आएगा, तो ऐसी बातें पूछो ही मत करो, मुझे बड़ा अजीब लगता है। एकदम नर्सरी क्लास का छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछते हो जैसे IIT एडवांस का क्वेश्चन हो। थोड़ा सा कम अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना, क्योंकि हम सब 12वीं पास है बेटा। डन सर। चलो बेटा, एक लास्ट डिस्कशन और है, एक लास्ट डिस्कशन है बेटा। ठंडे प्रदेशों में जैसे कश्मीर होता है, वहां ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो वहां की जो झील है ना, उनमें ऊपर आइस, बर्फ की परत जम जाती है। आपने सुना ही होगा, जैसे श्रीनगर में डल झील है, अभी पिछले महीने ही गए था हम। तो वो ये मान लो कि कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आता है जब डल झील ऊपर से जम जाती है। पूरी झील नहीं जमती बेटा, ऊपर एक आइस की लेयर आ जाती है बस। ऊपर एक बर्फ की परत होती है, वो जमना शुरू होती है, ऊपर से जमना शुरू होती है और नीचे जमती हुई जाती है। अब वो डिपेंड करता है बाहर का टेम्परेचर कितना कम है। बाहर का टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा, नेगेटिव में होना जरूरी है वरना बर्फ नहीं बनेगी, आइस नहीं बनेगी। तो बाहर का टेम्परेचर जितना नेगेटिव में होगा, जितना ज्यादा, उतनी मोटी परत जम जाएगी। तो आपको एक फार्मूला लिखा रहा हूं मैं, बस वो फार्मूला लिखना है आपको। लिखो, एक पूरा डिस्कशन लिखो। देखो, यदि वातावरण का ताप -θ°C हो, इफ एम्बिएंट टेम्परेचर इज -θ°C, यदि वातावरण का ताप -θ°C हो, तो बेटा बर्फ की परत की मोटाई को क्या सिंबल दूं, चिन्ह क्या दूं? टी तो टाइम के लिए काम में लेंगे, टाइम। मोटाई को क्या लिखूं? सर वाई ले लेते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, तो सही टाइम पर सही चीज बोला। लिखो, तो वाई मोटाई की बर्फ की परत को बनने में समय लगेगा। यदि वातावरण का ताप -θ°C हो, तो वाई मोटाई की बर्फ की परत को बनने में समय लगेगा। बच्चों, इसके पहले की कहानी नहीं लिखाई कि झील है, बाहर का टेम्परेचर माइनस में है तो बर्फ जम जाएगी, वो आपको याद रहेगा, वो आप खुद लिख लेना। इंग्लिश में लिखो, इफ एम्बिएंट टेम्परेचर इज -θ°C, देन टाइम टेकन टू फ्रीज वाई थिकनेस ऑफ, नहीं, टाइम टेकन टू फॉर्म लिखो, टाइम टेकन टू फॉर्म वाई थिकनेस ऑफ आइस, लेयर ऑफ आइस। तो बच्चा, ये बर्फ की परत की मोटाई है। ये क्या बन गया भाई? ये कुछ और बन गया। आज तो स्क्रीन बहुत परेशान कर रही है। ये तो आइस की लेयर है ना, और इसके नीचे पानी है। ये ऊपर वाला भी पानी ही था, लेकिन बेचारा अब जम गया। तो बेटा,
ये वाई थिकनेस जो है, इसको बनने में जो समय लगेगा वो समय होता है टी बराबर रो एल अपॉन के थीटा इंटू वाई स्क्वायर। बताता हूं कौन सी चीज क्या है। पहले लिखो रो एल अपॉन के थीटा इंटू वाई स्क्वायर। अब सारे चिन्ह लिखो। ये आइस की लेयर है बेटा, ये ऊपर जो है बर्फ की परत है, ये है आइस लेयर है ना, और ये नीचे वाटर है। पानी का टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेना है, ध्यान रखना। और बाहर का टेम्परेचर ऊपर -θ°C है। ये देखो, तो बाहर का टेम्परेचर -θ है, अंदर का 0 है पानी का। तो वाई मोटाई की आइस की लेयर को बनने में इतना टाइम लगेगा। बेटा रो लिखो, रो है डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ का घनत्व। एल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, गलन की गुप्त ऊष्मा। लिखते जाओ। के है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, गलन की गुप्त ऊष्मा। और एल सॉरी, और के है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, बर्फ की ऊष्मीय चालकता, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वही है। थीटा आपको लिखाई दिया, वाई आपको पहले से पता है। बच्चों अगर एग्जाम में इसमें से कुछ आता है ना, तो ये सूत्र आपके काम नहीं आएगा। इस सूत्र में बस ये काम आएगा कि जो टी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, बस ये काम आएगा। टी जो है वो वाई स्क्वायर के समानुपाती है। तो इस पर पता है क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो? इस पर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, भैया 10 सेंटीमीटर मोटी आइस की लेयर को बनने में कितना, 10 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में अगर 2 घंटे लगते हैं, सुनना सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा बस आपसे, 10 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में 2 घंटे लगते हैं, तो इसकी मोटाई को दुगना होने में और कितना समय लगेगा बताओ। बच्चों अब आपके है ना ब्रैकेट में जो राशि लिखी है ना, वो किसी काम की नहीं है। रो एल अपॉन के थीटा किसी काम का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, 10 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 2 घंटे लगे, तो इसकी मोटाई को दुगना होने में कितना और समय लगेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। ठीक समानुपाती वाई स्क्वायर, बस ये लगाना है आपको। चरणजीत का जवाब है 6 घंटे।
अरे मेरा बच्चा, इतने आसान सवाल में क्यों इतना समय लगा रहे हो? अनुराग और मारियो, बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मोटाई को दुगना होने में कितना और समय लगेगा, है ना? तो पहले 2 घंटे घटाने हैं आपको। आपने 8 घंटे बताया, वो कुल समय है, उसमें से पहले 2 घंटे घटा दो तो 6 घंटे और लगेंगे। तो आंसर है ना 6 घंटे सही है। इन बच्चों का सही है, देखो मैं नाम ले रहा हूँ, चरणजीत का, और उसके बाद भाव्या का, प्रांजल का, राहुल भारद्वाज, भावना और उदय प्रकाश। हाँ 6 घंटे सही है बेटा, है ना? तो देखो क्वेश्चन बड़ा आसान था बच्चों। एक तो है ना सूत्र में छोटा सा करेक्शन कर लेना। नीचे देखो सूत्र पर ध्यान दो, मैं क्या करेक्शन कर रहा हूँ। नीचे के थीटा है ना, इसमें 2 और आएगा, ये आएगा 2 के थीटा। हाँ सही कर लेना, अपने क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मेरा बच्चा कितना आसान है, देखो मोटाई को डबल करोगे, वाई को डबल करोगे तो समय 4 गुना हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अगर मोटाई को डबल करोगे तो समय 4 गुना लगेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर बनने में 2 घंटे लगे, तो 20 सेंटीमीटर कुल बनने में 2 का 4 गुना यानी कि 8 घंटे लगेंगे। ये सवाल आंसर सही था। तो 8 घंटे 20 सेंटीमीटर मोटाई को बनने में समय लगा कुल। लेकिन मैं तो 10 सेंटीमीटर के 2 घंटे तो पहले निकल चुके हैं ना, वो हटा दो। तो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक जाने में आपको 6 घंटे और लगेंगे। तो अपने क्वेश्चन का आंसर है 6 घंटे। समझ गए? लिख लो इसे। और इसके साथ ही हमारा हीट कंडक्शन खत्म होता है और हमारा इसके बाद अगला चैप्टर बोलो, टॉपिक बोलो, वो शुरू होता है रेडिएशन। आज तो स्क्रीन बहुत परेशान कर रही है, पहले करती थी ऐसा, अब बीच में सही हो गई थी। विकिरण, रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, जिनमें से विकिरण सबसे तेज ऊष्मा का संचरण करने वाली विधि है। फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन। बेटा रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ और जैसा कि मैंने बताया, सूर्य से आने वाला प्रकाश या जो ऊष्मा होती है वो इसी विधि तक पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है प्रकाश को? याद करो, मैंने एक बार और बताया है आपको, 8.2 सेकंड। 500 सेकेंड। आप थोड़ा सा गलत बोल गए, मिनट बोलना था। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, 500 सेकेंड लगते हैं बेटा पूरे। चलो छोड़ो, अभी वो वाला डिस्कशन अपने काम का नहीं है। बच्चों जो ऊष्मा विकिरण होते हैं ना, इनकी तरंग दैर्घ्य किस रेंज में होती है बता सकते हो? अगर आता है तो बताओ, वरना मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम है। ऊष्मा विकिरण जो होते हैं, थर्मल रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो कौन सी होती है? बोलो बोलो, कुछ हिंट दे दो। नहीं पता, मना करना भी सीखो सर। नहीं सर आता। एंड तक है, लाइक 1000 म्यू मीटर तक ऐसे करके, सॉरी 100 म्यू मीटर तक, सॉरी। बेटा ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। इंफ्रारेड पता है? हाँ सर, जो स्त्री से निकलता है वो ना, शायद। हीट रेडिएशन। अरे इंफ्रारेड की रेंज क्या होती है? वेवलेंथ लाइट से विजिबल से ऊपर होता है। आपको पूरा बताऊं मैं? चलो ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, पूरा बता देता हूँ। बेटा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है पता है? गामा रेज की। गामा रेज के बाद आती है एक्सरे। मैं ना वेवलेंथ के बढ़ता हुआ क्रम बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में ज्यादा काम नहीं आएगा, पर आगे बहुत काम आएगा।
गामा रेज के बाद एक्सरे आता है। पता है एक्सरे किस रेंज का होता है? अरे कुछ तो यार जनरल नॉलेज भी रखा करो, साला फिजिक्स नहीं आता तो सामान्य ज्ञान से ही जवाब दे दो। बेटा मेरी बात के ऊपर बोल गए इसलिए सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। 1 nanometer to 10 to the power minus 3 nanometer. अरे क्या बात कर रहे हो? नैनोमीटर तो विजिबल लाइट आ गया मेरा बच्चा। मैं एक्सरे की बात कर रहा हूँ, एक्सरे। नहीं, ये जवाब गलत था। ये जवाब गलत था। किसी को नहीं पता? बेटा पता है फिजिक्स की नॉलेज के अलावा सामान्य ज्ञान भी आपका बहुत कमजोर है। तो क्योंकि है ना, ये चीजें ऐसी होती हैं जो डेली लाइफ में शायद कभी अखबार में पढ़ोगे तो वहां भी शायद मिल जाए। बेटा इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नैनोमीटर, एक मिनट, आपने कितना नैनोमीटर बोला था बेटा? Sir, 10 to the power minus 3. अच्छा, रुको, इसीलिए मैं अचानक से रुक गया एकदम से कि आप मुझे नैनोमीटर में क्या, वो 10 टू द पावर माइनस 3 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है -9 तो -12। अरे यार आज तो ये स्क्रीन मुझे इतना परेशान कर रही है कि आधा ध्यान तो इसी के ऊपर जा रहा है मेरा। सही है बेटा, आपने सही बोला। एक मिनट बेटा, आपको मैंने गलत ठहरा दिया। नाम क्या है आपका? Sir, आकृति. आकृति, ओके बच्चा। तो इसने सही बोला बेटा। वो नैनोमीटर मेरे दिमाग में 100 सुनाई दिया था मुझे, एक्चुअली 100 नैनोमीटर ज्यादा हो गया, तो ये 0.01 एंगस्ट्रॉम हुआ बेटा, बिल्कुल सही है। तो एक्सरे 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है लगभग। अच्छा, एक्सरे के बाद कौन सी रेज आती है वेवलेंथ के? बढ़ते ऊपर बढ़ते चले जाओ, बोलो। अब जैसे आकृति ने जवाब दिया यूवी बेटा, रेस, ऐसे दे दो। यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, करेक्ट, बिल्कुल। पराबैंगनी, हिंदी में पराबैंगनी बोलते हैं। यस सर। अल्ट्रावायलेट जो होती है वो कहां तक होती है पता है? अपर रेंज, ये हमारे विजिबल तक आती है, यानी कि लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम तक। हाँ, 4000 एंगस्ट्रॉम तक, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट होती है। फिर 4000 से 8000 तक हमारा दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट। और 8000 से ऊपर जो होती है बेटा वो इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलो। अवरक्त किरण। अवरक्त बोलते हैं ना शायद। यस सर वही बोलता है। हाँ, तो बेटा 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर जो होती है वो इंफ्रारेड होती है। और मैं जो बात कर रहा था ना, हीट रेडिएशन, हमारे उष्मा विकिरण, ये इसी रेंज में होते हैं, अल्ट्रा उस पे, इंफ्रारेड में। और इंफ्रारेड के बाद कौन सी आती है लास्ट? रेडियो वेव्स। कौन सी आती है बेटा? रेडियो। हाँ, रेडियो तरंगे। बस खत्म, इतना ही बहुत है। तो मैं जो बोल रहा था कि ऊष्मीय विकिरण जो होते हैं, हीट रेडिएशंस, वो किस रेंज में आते हैं आप बताओ बेटा, दोबारा भूलना नहीं। ये इंफ्रारेड रीजन या माइक्रोवेव रीजन में आते हैं, है ना? ठीक है, इनकी वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा होती है। चलो खैर, अभी तो ये थोड़ा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, ये मान लीजिए। तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं अब हम रेडिएशन की। जब भी कोई रेडिएशन विकिरण किसी सतह पर आपतित होता है, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है, तो उसके 3 भाग हो जाते हैं। इसमें से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चा, उसके बिना मजा नहीं आएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इस पर बच्चा कोई रेडिएशन फॉल हुए, ये कोई रेडिएशन आए, इसमें से कुछ रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो गए, इस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो गए। क्या हो गए बेटा? ट्रांसमिट।
यानी कि बाहर निकल गए ऐसे। तो बच्चा इंसिडेंट रेडिएशन Q है, रिफ्लेक्टेड QR है, एब्जॉर्ब्ड QA है और ट्रांसमिटेड पारगमित QT है। मैं एक बार फिर बोलूंगा, जब भी किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, किसी सतह पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, कुछ तो परावर्तित हो जाते हैं, कुछ अवशोषित हो जाते हैं और बचे हुए पारगमित हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना, Q बराबर जो है वो आएगा Q रिफ्लेक्टेड, Q एब्जॉर्ब्ड, Q ट्रांसमिटेड। यस और नो? Yes, sir. सर हाँ, इस पूरे इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो तो ये आएगा QR अपॉन Q, QA अपॉन Q, QT अपॉन Q बराबर 1। QR अपॉन Q कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन गुणांक कह लो। QA अपॉन Q कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है, अवशोषण गुणांक। QT अपॉन Q कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है, क्या बोलेंगे, पारगमन गुणांक कह लो। तो ये बन गया RAT, रैट, रैट माने चूहा, तो चूहा बराबर 1। समझ गए? R क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन गुणांक। QA अपॉन QA है अवशोषण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और QT अपॉन Q ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, पारगमन गुणांक। मतलब QR अपॉन Q क्या होगा? कुल विकिरण का वह भाग जो परावर्तित हो गया वो R कहलाता है, कुल विकिरण का वह भाग जो अवशोषित हो गया वो A कहलाता है, और कुल विकिरण का वह भाग जो पारगमित हो गया, दूसरी तरफ से निकल गया, वो T कहलाता है। इंग्लिश में बोलूं बेटा? फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेडिएशन विच इज रिफ्लेक्टेड, it is called R. Fraction of total incident radiation which is absorbed, it is called A. And fraction of total incident radiations which is transmitted is called T. ये कॉपी कर लो बेटा, और मैंने जितना बोला वो आप खुद लिख लो, इतना इतना लिखना सीखो। अब आप, कल भी मैंने कहा था हर चीज को मैं डिक्टेट कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। R कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन गुणांक। A कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण गुणांक। T कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि पारगमन गुणांक। बेटा इस चैप्टर में काम आने वाली कुछ डेफिनेशंस है वो बोल रहा हूं मैं, वो लिख लो। आज जितना भी समय बचाए हुए परिभाषाएं लिखवाऊंगा, काफी परिभाषाएं हैं। हाँ, सबसे पहले लिखो एब्जॉर्प्टिव पावर, अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता। देखो बेटा, कुल आपतित विकिरण का वह भाग जो वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण क्षमता कहलाता है। कुल आपतित विकिरण, बेटा एक बार और बोल देना सर। बेटा वो तो बोलूंगा ही बोलूंगा, 2 बार तो कम से कम बोलता ही हूं मैं। कुल आपतित विकिरण का वह भाग जो पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण क्षमता कहलाता है। इंग्लिश में लिख लो बेटा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशंस व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी,
fraction of total incident radiations which is absorbed by the body is called absorptive power. Q absorbed, ये वही है ऊपर वाला ही है, अपॉन Q. बेटा वो ऊपर वाला ए ही है, नया नहीं है, चिंता मत करो, नाम बदल दिया मैंने बस. बेटा इसकी यूनिट क्या आएगी? सर यूनिट, नो यूनिट, यूनिटलेस. यूनिटलेस लिख लो. यह मात्रक विहीन होता है और सबसे बड़ी बात एक ही वैल्यू एक से कम होगी. लेकिन अगर ब्लैक बॉडी है कृष्णिका, उसके लिए A1 होता है. जानते हो कृष्णिका किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी वह वस्तु होती है जो उस पर आपतित सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है. सब खा जाएगी, कितने भी रेडिएशन डाल दो सब अपने अंदर जमा कर लेती है ना. ब्लैक बॉडी इज द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट. इसलिए उसके लिए A बराबर 1 होता है. वैसे सारी काली वस्तुएं नहीं होती, ये आइडियल ब्लैक बॉडी अलग ही होती है. लेकिन बेटा वैसे साधारण जो काली वस्तुएं होती है ना, भैंस की तरह, है ना, हमारी तरह, तो इनका भी कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव पावर काफी ज्यादा होती है. इसीलिए भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है. पता है तुम्हें ये बात? सर काली Yes, sir. टंकी तो ज्यादा वो absorb करती है. तुम काले कपड़े पहनकर बाहर निकल जाओ और सफेद शर्ट डालकर बाहर निकलो, बहुत फर्क पड़ेगा, देख लेना. Yes, sir. काली टी शर्ट पहनकर, हाँ काली टी शर्ट पहनकर बाहर जाओगे गर्मी ज्यादा लगेगी. Yes, और sir. व्हाइट टी शर्ट या व्हाइट शर्ट पहनकर जाओगे, सफेद कपड़े पहनकर जाओगे तो गर्मी कम लगेगी. इसीलिए कहते हैं गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए. बट सर गंदा हो जाता है वो, तो क्या करें? दूसरे कलर हम की टॉपिक अलग चल रहा था, गंदगी की बात कर रहा है. वॉशिंग पाउडर निर्मा धो लेना ना तो. दो ले ले, दो ले ले, दो ले ले, वो कह रहे दो ले ले. धोना बेटा- तो पड़ेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, तो आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जिसका A1 होता है. लेकिन नॉर्मल ब्लैक बॉडी जो होती है उनका भी A काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक से कम होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है बेटा, अगला लिखो एमिसिव पावर. ये था एब्जॉर्प्टिव पावर. अगला है एमिसिव पावर. कोई बताएगा? थोड़ी थोड़ी मेरी मदद कर दिया, क्लास का माहौल अच्छा रहता है. तुम गलत भी बोलोगे ना तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन चुप रहते हो ना तो बहुत बुरा लगता है. बताओ एमिसिव पावर क्या होता है? अच्छा हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्सर्जन क्षमता बेटा, है ना, उत्सर्जन क्षमता. सर किसी पदार्थ से एकांक समय में मतलब उत्सर्जित होने वाली विकिरण. एक छोटी सी गलती कर गया, उसको सुधार ले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बोला है. इसकी गलती निकालेगा कोई, क्या गलत बोला है? भाई रिपीट करना इंग्लिश में. सर एकांक क्षेत्रफल. हाँ, एकांक क्षेत्रफल रह गया था. शाबाश, अब पूरा सही हो गया. बेटा लिखो, निश्चित ताप पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से, निश्चित ताप पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण. निश्चित ताप पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा. इंग्लिश में लिखो बेटा. Heat radiations emitted by the body per unit time per unit area. Heat radiations emitted by the body per unit time per unit area at a particular temperature. At a particular temperature. बेटा कैपिटल E इसका सिंबल है, ये हो जाएगा 1/A dQ/dt.
है ना, 1/a dq/dt। सिंपल शब्दों में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख सकते हो, चलेगा। E बराबर डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी, ये सिंपल शब्दों में लिख सकते हो। अब जरा इसकी ऐसा यूनिट बना दो यार, यूनिट बनाना अपन को खुद को आना चाहिए। बनाओ बनाओ, फार्मूले से यूनिट बनाना तो आसान काम है। वाट पर मीटर स्क्वायर। बोलती तो तुम्हारी ऐसे बंद हो जाती है। वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाँ, जैसे पता नहीं मैंने कहा आईटी एडवांस का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो। बेटा dq बाई dt वॉट होता है, और अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। बेटा एमिशन पावर जो होती है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए मैंने लिखवाया है किसी निश्चित ताप पर। अगर आप ताप बदल दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो एमिशन पावर बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, उतनी ही ज्यादा उसकी एमिशन पावर होगी। लिख लो ये बात, एमिशन पावर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उत्सर्जन क्षमता वस्तु के ताप पर निर्भर करती है। बच्चों एक और एमिशन पावर होती है, वो कहलाती है स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर भी कहते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता। हिंदी में बोलेंगे बेटा एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। देखो, एमिशन पावर ऑफ ए बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ। एमिशन पावर ऑफ ए बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लो। एमिशन पावर ऑफ ए बॉडी per unit range of wavelength is called spectral emission power। हिंदी में लिखो, एकांक तरंग दैर्ध्य परास की उत्सर्जन क्षमता। हिंदी बनानी पड़ती है, एकांक तरंग दैर्ध्य परास की उत्सर्जन क्षमता एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। बेटा इसका सिंबल होता है ई लैम्बडा, और इसकी डेफिनेशन है डीई बाय डी लैम्बडा। बताता हूं अभी, पहले लिख लो डीई बाय डी लैम्बडा। अब सुनो बच्चों, किसी भी वस्तु से जब उत्सर्जन होता है तो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की ऊष्मा बाहर नहीं निकलती कि एक फिक्स तरंग दैर्ध्य ही बाहर निकलती है, नहीं। जब भी कोई वस्तु उत्सर्जन करती है तो वो कम तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन भी करती है, ज्यादा तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन भी करती है। इंग्लिश में बोलूं, जब भी किसी बॉडी से एमिशन होते हैं ना बेटा, तो लोअर वेवलेंथ के एमिशन भी होते हैं, हायर वेवलेंथ के एमिशन भी होते हैं, मीडियम वेवलेंथ के एमिशन भी होते हैं। सारी वेवलेंथ के एमिशन बॉडी करती है। बच्चों इस वेवलेंथ में से कोई भी एक यूनिट रेंज ले लो, आप तो ये बोल लो कि यार मुझे तो 500 नैनोमीटर से 501 नैनोमीटर के बीच में चाहिए, तो 500 से 501 नैनोमीटर ये यूनिट रेंज हो गई। तो इस रेंज के अंदर जो उत्सर्जन होंगे ना, वो ई लैम्बडा कहलाता है। अब बताओ समझे या नहीं समझे? तो कोई भी यूनिट रेंज मान लो, एकांक परास, यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की एकांक परास, उस निश्चित परास में जितने उत्सर्जन होंगे वो ई लैम्बडा कहलाता है।
ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसलिए इसको तो मत लिखना, समझाने के लिए लिखा था। बात समझ में आई मेरा बच्चा, नहीं आई? यस सर। तो कोई भी रेंज ले लो, 500 से 501, 600 से 601। तो एक यूनिट रेंज में जो एमिशन होते हैं वो कहलाती है स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। बच्चों इसमें अभी है ना, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। एक पूरा ग्राफ होता है मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें बताऊंगा मैं कि इसमें ई लैम्बडा जो होता है ना वो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग होता है। 500 से 501 के लिए ई लैम्बडा अलग होगा, 600 से 601 के लिए अलग होगा, 700 से 701 के लिए अलग होगा। तो वो हम कल करेंगे। बस एक डेफिनेशन और बची है लास्ट, वो आज लिखकर हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। तो लास्ट है एमिसिविटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्सर्जकता। जरा हिंदी में मदद कर दिया करो यार। मैं खुद ठेठ हिंदी मीडियम का हूं, पर अब बहुत साल हो गए ना, तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। बेटा क्या बोलेंगे? उत्सर्जकता ही बोलेंगे ना? आपने जवाब ही नहीं दिया हाँ या ना में। यस सर। हाँ उत्सर्जक। आपेक्षिक बोलते हैं क्या? चलो ऐसे लिख लो, आपेक्षिक उत्सर्जकता। उत्सर्जकता ही सही रहेगा बेटा। बेटा एमिसिविटी स्मॉल ई होता है, इसका सिंबल, इसका चिन्ह स्मॉल ई होता है। देखो ये क्या होता है, एक वस्तु है, उसकी उत्सर्जन क्षमता को अगर हम कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता से तुलना कर दें तो एक अनुपात आएगा, वो अनुपात कहलाता है स्मॉल ई उत्सर्जकता। तो स्मॉल ई बराबर होता है, स्मॉल ई बराबर, लाइन के ऊपर लिखेंगे एमिशन पावर ऑफ एनी बॉडी, लाइन के ऊपर लिखेंगे एमिशन पावर ऑफ एनी बॉडी, और लाइन के नीचे लिखेंगे एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और दोनों सेम टेम्परेचर पर तुलना करनी है। हाँ, एमिशन पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये उत्सर्जकता स्मॉल ई कहलाता है। ये तो साफ ही दिख रहा है, ये मात्रक विहीन आएगा, ये क्वांटिटी यूनिट लेस आएगी बेटा। और ई हमेशा लेस देन 1 होता है, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट के लिए लेस देन 1 होगा। तो बेटा किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता को अगर ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता से तुलना कर दें, किसी भी बॉडी की एमिशन पावर को ब्लैक बॉडी की एमिशन पावर से कंपेयर कर दे, तो वो एमिसिविटी कहलाती है। और एमिसिविटी हमेशा 1 से कम होती है, लेकिन खुद ब्लैक बॉडी के लिए तो ई बराबर 1 हो ही जाएगा ना बेटा। क्वेश्चन में कभी दे नहीं ना, तो हम ई बराबर 1 ही मानकर काम चला लेंगे। तो आज हमने कुछ डेफिनेशन वाले पार्ट कर लिए, रेडिएशन की जस्ट शुरुआत है, बाकी कल करेंगे। और बचा कुचा चैप्टर कुछ बचेगा कल के बाद, वो परसों करेंगे। अभी हमारे पास कम से कम 1.5 दिन है, आधा दिन अपन डाउट सेशन रख लेंगे सैटरडे को। लेकिन ये पूरा चैप्टर बेटा टेस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप बताइए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं हम। सर सब टीचर्स का आजकल सेम डायलॉग हो गया। अच्छा, सभा समाप्त करने वाला? यस सर। हो सकता है बेटा, कुछ चीजें कॉमन मैच कर जाती है। चलो बेटा कल मिलते हैं फिर, है ना? आज आपकी क्लास है, मेरी क्लास फर्स्ट क्लास थी, इसके बाद 2 और है। आज बायो वाले सर छुट्टी कर गए। ओके सर, थैंक यू सर। चलो Thank you, sir. बाय।